चलो आगे, स्पेशल प्रोविजन तो पूरा कर लिया था ना हमने। एनआरआई के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस हैं ये लगते हैं आपके एक 115A टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी एंड एफटीएस यानी कि फी फॉर टेक्निकल सर्विस ऑफ नॉन रेजिडेंट या फिर फॉरेन कंपनी। तो कौन सी इनकम पे क्या क्या टैक्स रेट लगती है? अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है 5% टीडीएस कटता है एलबी के अंदर। ये सब ना एक तरीके से रीड लगाने वाली चीजें ही हैं, है ना। इस पॉइंट पे तो मैं लिख ही देती हूँ रीड। ये सारी चीजें केवल रीड लगाने वाली है। रेट आएगा ना आपको, मान लो ये देके रखिएगा इंटरेस्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड 5% की रेट, ये आपको याद होना चाहिए। नहीं क्वेश्चन में ही आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, बट इसमें मतलब समझने का प्रोविजन लायक कुछ भी नहीं है। जैसे अपनी स्लैब रेट्स में या जो फ्लैट रेट्स होती है, स्लैब में तो फिर भी समझना है, फ्लैट रेट में तो कुछ भी समझने लायक नहीं होता। तो ये सारी की सारी फ्लैट रेट्स हैं। एक बार थर्ड और फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट ऑन मनी बोरोड बाय देम इन फॉरेन करेंसी अंडर लोन एग्रीमेंट अप टू 30/6/23। अगर आपको इंडियन कंपनी से या किसी भी बिजनेस ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट में आपकी यूनिट्स होती हैं, तो ट्रस्ट से इंटरेस्ट मिल रहा है, शर्त है कि लोन आपका कब तक का होना चाहिए, लोन एग्रीमेंट आपका होना चाहिए 30/6/23 तक का। नहीं मैंने नहीं किया था ये। काव्य इज द कल्प्रिट। नहीं हो जाता है, हो जाता है। हाँ 30/6/23 तक अगर आपका लोन एग्रीमेंट था तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा 5% का। उसके बाद का बताया नहीं है कि लोन एग्रीमेंट अगर उसके बाद की डेट तक का है तो कितना इंटरेस्ट लगा है। यहाँ पर केवल अप टू 30/6/23 बोल रखा है और आगे मेंशन भी नहीं करा क्योंकि आगे वाला दूसरा है। तो अगर बाय चांस आगे की बात आ जाती है ना तो फिर हम 9% का इंटरेस्ट लगाते हैं। तो हम तीसरे वाले को इसी में कवर कर लेते हैं, बट होना नहीं चाहिए जनरली तो। ठीक है, फोर्थ वाला पढ़ते हैं एक बार क्या है। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट ऑन मनी बोरोड बाय देम बाय इशू ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड। ऊपर ऐसा कुछ नहीं था, ऊपर केवल क्या है, मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। आपका कोई लोन एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट आपने फॉरेन करेंसी में लोन लिया है, एग्रीमेंट कब तक का है, 30/6/23 तक का। हो सकता है इसको अब जो बजट लेकर के आएंगे उसमें चेंज कर दें, क्योंकि अभी अपना 23-24 वाला तो काम हो गया, 23-24 वाला काम तो खत्म हो गया। अब आगे जो बजट लेकर के आए उसमें इस डेट को चेंज कर सकते हैं।
तब इसकी वैलिडिटी रहेगी। लोन एग्रीमेंट की जो डेट है इसको एक्सटेंड कर देंगे। ठीक। फोर्थ वाला स्पेसिफिक है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर। अगर आपने मनी बोरो कर रखा है क्या इशू करके, लॉन्ग टर्म बॉन्ड या फिर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, बस ये बॉन्ड्स लिस्टेड होने चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है एनएसई बीएसई, दो ही स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज्ड है, इसमें लिस्टेड होने चाहिए। ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन आईएफएससी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ऑन और आफ्टर 1/7/23 तक। इसमें इंटरेस्ट की दो रेट्स हैं, 4% तक का इंटरेस्ट, मतलब 4% तक का टैक्स लगता था 30 जून तक, और उसके बाद में टैक्स रेट इन्होंने कर दी है 9%। लेकिन ये जो लोन की बात करी है, ये बात करी है कब, ऑन और आफ्टर 1/7/23, तो 1/7/23 ये वाला, उससे पहले 4%, 1/7/23 से 9% और उससे पहले 4% टैक्स लगता है अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ठीक है। फिर फिफ्थ वाला, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एफआईआईज या फिर क्यूआईआईज। एफआईआईज क्या होते हैं, और इन्वेस्टर्स, और क्यूआईआईज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अभी ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दोनों टर्मिनोलॉजीज होती है ना, इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में फर्क क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन, आज जैसे कि आप सपोज वॉल स्ट्रीट यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो वो यूएस के लिए एफडीआई होएगा। आज जैसे यूएस का कोई सिटीजन, यूएस का कोई ओरिजिन का पर्सन इंडियन मार्केट में, इंडिया में निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है, तो वो होता है एफडीआई। एफडीआई के अलग अलग रूट्स होते हैं, या तो ऑटोमेटिक रूट से लो आप एफडीआई, या फिर प्रोहिबिटेड रूट से लो, दो अलग अलग रूट्स होते हैं। एफआईआई क्या होता है, सेम एफडीआई जैसा ही होता है, बस एफडीआई सिंगल पर्सन भी कर सकता है। एफआईआई होते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है ना, वो अपना पोर्टफोलियो बना रही है इंडिया के अंदर, वो एफआईआई होते हैं। ठीक। तो अगर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है बाय एफआईआई, किस पे, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज पे, इन्वेस्टमेंट 30/6/23 तक का होना चाहिए। टैक्स लगेगा 5%। अगर आप उसकी बात करते हो और कुछ मेंशन नहीं है, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स ले लेते हैं, 5% से नहीं लेंगे, नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स लगा देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ वाला, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न, मतलब कोई भी इंडिया की कंपनी, कोई भी इंडियन एंटरप्राइज, ऑन मनी बोरोड इन फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी में आपने कोई भी पैसा बोरो करा है, किससे, भारत सरकार से या भारत की किसी भी एंटरप्राइज से, 20% का टैक्स लगेगा। 195 के अंदर टीडीएस कटेगा, टीडीएस 195, 20% टैक्स रेट है। और अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, या डिविडेंड मिल रहा है ऐसी यूनिट से जो आईएफएससी में लोकेटेड है, इंडियन कंपनी 20%, आईएफएससी 10%, सेक्शन सेम 195। टीडीएस के सेक्शन से इधर साइड में जो लिखे हुए हैं, यूटीआई या म्यूचुअल फंड पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 20% से टीडीएस कटेगा 195। और 195 एक बहुत इंपॉर्टेंट टीडीएस का सेक्शन है, एग्जाम में काफी आता है ये सेक्शन 195। आपको
अलग अलग, मतलब टोटल इनकम के क्वेश्चन में भी ये मिल सकता है। अगर सपोज आपको टोटल इनकम के क्वेश्चन में कोई एनआर की इनकम दे दिया, कुछ भी ऐसा दे दिया, तो आपको 195 काम आएगा। ठीक, ये टैक्स रेट्स अच्छे से याद करें। 115 ए के अंदर अभी हमने इंटरेस्ट और डिविडेंड की टैक्स रेट पढ़ी है केवल, ये पूरा केवल इंटरेस्ट और डिविडेंड पे था। अब रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस एज पर एग्रीमेंट अप्रूव्ड या एंटर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब ये आपको क्वेश्चन में लाइन दे करके रखेगा कि जो रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस है ये एज पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, एज पर गवर्नमेंट एग्रीमेंट है ये। अगर नहीं होगा तो नॉर्मल प्रोविजन, अगर एज पर एग्रीमेंट है तो ये टैक्स रेट्स लगेंगे। ठीक, इसके लिए आपको पहले चेक करना है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट किधर है। अगर आपका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है तब तो टैक्सेबल होगा 44 डीए के अंदर, और आप पे नॉर्मल प्रोविजन और टैक्स रेट लगेगा। 44 डीए पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल करोगे आप इसको, पीजीबीपी हेड में टैक्स करोगे अगर आपका इंडिया में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है तो, क्योंकि आपकी रॉयल्टी या एफटीएस की इनकम पीजीबीपी हेड की इनकम बन जाएगी। इंडिया में अगर आपका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट है मतलब आप अपना बिजनेस इंडिया से कंडक्ट कर रहे हो, तो आपको जितनी भी रॉयल्टी या टेक्निकल सर्विस के लिए पैसा मिल रहा है वो आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मल प्रोविजन मतलब स्लैब रेट लगेगा उसके ऊपर, और पीजीबीपी के सारे प्रोविजंस लग जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पीई wholly and exclusively for earning such income allowed as deduction, because पीजीबीपी के सेक्शन 36 में आपको जो भी रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं वो अलाउड होते हैं। तो इधर भी आपको जो भी खर्चा आपने करा है वो अलाउ हो जाएगा। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत है, ऑडिट भी करवाने की ज़रूरत है, बिकॉज उसी से समझ में आती है चीज़ें। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे, ऑडिट करवाओगे, तभी हम ये बता पाएंगे ना कि आपका पीई इंडिया के अंदर है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन और ऑडिट करवाने ही पड़ेंगे। अगर पीई इंडिया के अंदर नहीं है तो फिर ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं 115 ए, इसके अंदर आप पे टैक्स लगेगा फ्लैट रेट 20%, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डन, छोटी सी टॉफी बच रही थी। नेक्स्ट 115 ए बी, अभी था 115 ए इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, एफटीएस। इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए अलग से रेट्स दे रखी है, टीडीएस की सेक्शन के साथ में रेट्स दे रखी है। रॉयल्टी और एफटीएस के लिए परमानेंट स्टैब्लिशमेंट देखना है। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, भर लाओ दूसरा, गरम गरम भर लाओ। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अगर आपका इंडिया में है तो क्या होता है काव्य? नहीं नहीं, वापस तो नहीं। चलिए 115 ए बी, 115 ए बी, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई स्लैश म्यूचुअल फंड टू ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ऑफशोर फंड्स के लिए, मतलब आपने अगर बाहर के फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको इनकम हो रही है कहां से? यूनिट्स या फिर म्यूचुअल फंड। वैसे म्यूचुअल फंड में भी यूनिट्स ही होती है, तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। अब वो यूनिट्स किसकी है? ऑफशोर फंड्स की, इंडिया के बाहर। इंडिया के बाहर वाले फंड्स में अगर आपने यूनिट्स एक्वायर कर रखी है और आप नॉन रेजिडेंट हो तो आप पे टैक्स लगेगा 115 ए बी के ऊपर। ठीक है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स यूटीआई से जो है उस पर 10% का,
और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 12.5% का। ऑफशोर फंड्स है ना, बाहर के हैं, बाहर के हैं। बस देखो, ये जो प्रोविजंस आपके लग रहे हैं ना, ये नॉन रेजिडेंट के ऊपर लग रहे हैं, एनआर के ऊपर। तो कोई भी एनआर अगर यूनिट्स होल्ड करता है ऑफशोर फंड्स की, अब उन यूनिट से उसको जो भी इनकम हो रही है, यूनिट से इनकम होगी इंटरेस्ट की इनकम, और दूसरी वो यूनिट्स बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम। हाँ, इंडिया के बाहर। किसी ना किसी वे से ये इनकम अराइज इन इंडिया है, इसको डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया के थ्रू। मतलब ये आपका सेक्शन 9 से इनकम आ रही है और वो सेक्शन 9 के थ्रू फिर इसे इंडिया में टैक्स करा जा रहा है। ये इनकम किसी भी वे से अराइज इन इंडिया हुई है, वरना अगर इंसान बाहर का, फंड्स बाहर के, सब कुछ बाहर के, तब तो इंडिया को क्या मतलब है? मतलब तभी होगा जब ये अराइज इन इंडिया होगी, डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। तो यूटीआई से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट, और उस यूटीआई पे यानी कि उस म्यूचुअल फंड को बेचने से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, दोनों पे टैक्स लगता है 10 और 12.5% का। फिर आ गया अपना 115 AC, इनकम फ्रॉम बॉन्ड्स स्लैश GDR ऑफ इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स जो आपने फॉरेन करेंसी में परचेज करे हैं, सेम 10% और 12.5%। ब्याज के ऊपर 10%, कैपिटल गेन के ऊपर 12.5%। इंक आ गई। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम ऑफ FIIs 115 AD। सेम अभी जो अपन ऊपर लिख करके आए थे ना, इसमें वही थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज अंडर सेक्शन 115A लिखा हुआ है ना, देखो 115A मेंशन करा है ना इधर, अंडर सेक्शन 115A 5%। सेम है, दोनों सेम ही है, बस ये इधर AD के अंदर FIIs के बारे में और भी बताया है, इसलिए 115A वाले को दोबारा लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है सेम 20%, जैसा 115A के अंदर पढ़ा है आपने, सेम है ये दोनों। ऊपर 115A के अंदर भी ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। डिविडेंड की इनकम है 20%, STCG 111A है 20%, STCG on other securities 30%, LTCG 1,25,000 का जो बेसिक एग्जेम्पशन मिलता है वो मिलेगा, और उसके बियॉन्ड 12.5%। हाँ, 1 लाख से पहले 1 लाख था, अब 1,25,000 हो गया। 15% था ना 111A, 30%। LTCG ऑन अदर सिक्योरिटीज 10%, और इसके अलावा और कोई भी इनकम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, इन इनकम के अलावा अगर कोई भी इनकम है तो नॉर्मल प्रोविजंस यानी कि स्लैब रेट। ठीक, कैजुअल इनकम वही प्रोविजंस के हिसाब से 30%। कैजुअल इनकम का तो 30% फिक्स है, ये तो आप पहले भी पढ़ के आए हो। फिर 115BBA, ये भी अगेन एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है स्पोर्ट्समैन के ऊपर जो लगता है।
115 डबल बी ए। ये टीडीएस में बहुत ज्यादा आता है। जैसे आपके जो टीडीएस का क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में, अगर आपके टीडीएस का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें वो स्पोर्ट्समैन का जरूर देता है, एनआर का 1 पॉइंट डालने के लिए। टीडीएस टीडीएस नॉर्मल दे देगा, जैसे 194 दे दिया, उसमें सी दे दिया, जे दे दिया। इंटर वाली टीडीएस फाइनल में ये स्पोर्ट्समैन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, नहीं वो भी आते हैं। नेक्स्ट, टैक्स रेट ऑन इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट, ब्रैकेट में नॉन सिटीजन, एनआरआई नहीं है ये, नॉन रेजिडेंट है जो कि इंडिया का सिटीजन नहीं है। एनआर, स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड एंटरटेनर। भाई हमको एंटरटेन करने के लिए इंडिया में आएंगे। बिल्कुल सही। ठीक है, अभी नेचर ऑफ इनकम, सबसे पहली स्पोर्ट्समैन अगर है, स्पोर्ट्समैन के अंदर मैच, रेफरी और एम्पायर कवर्ड नहीं है। नहीं, अलग अलग उसमें होते हैं। मैच रेफरी, रेफरी तो आपका जैसे रेसलिंग वगैरह वाला जो मैच बाउंड्री में होता है ना, उसमें उसको बोलते हैं रेफरी, और जो ओपन ग्राउंड पे होता है उसको बोलते हैं एम्पायर। रेफरी और एम्पायर वो कवर नहीं होते हैं इसके अंदर, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेफरी होता है, या जितनी भी चीजें जो एक इंडोर काइंड ऑफ मान लो, जिनको इंडोर में जो होते हैं ना वो सारे रेफरीज होते हैं, और जो आउटडोर होते हैं वो सारे एम्पायर्स होते हैं। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्समैन मैच रेफरी और एम्पायर को भगा दो। इधर इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन एनी स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी भी स्पोर्ट्स में, एक्सेप्ट 115 डबल बी, मतलब वो आपकी कैजुअल इनकम। दूसरा, आप इंडिया में कोई एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हो, जैसे हाँ जियो, सारे एक साथ आ गए थे ना। हाँ, तो इंडिया में एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमा रहे हो। हाँ, वो आते हैं ना एड में। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एटसेट्रा, उनके बारे में न्यूज़पेपर मैगजीन में कोई आर्टिकल आया है, उसका उनको पैसा मिल रहा है। तो स्पोर्ट्समैन को इंडिया से या तो किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने पर इनकम मिल रही है, या तो कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनकम मिल रही है, या किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल के थ्रू इनकम मिल रही है। टैक्स लगेगा इनके ऊपर, कौन से सेक्शन में, 115 डबल बी ए के अंदर। बाद में बताया, ये देखो नीचे, ये रहा। ठीक है, ये हो गया स्पोर्ट्समैन। दूसरा आता है स्पोर्ट्स एसोसिएशन, जैसे अपना बीसीसीआई है ना, वही है ना। हाँ, वैसे क्रिकेट का है ना, तो ऐसे बाहर का अगर कोई होता है, अच्छा हाँ वही, हाँ आईसीसीआई, इंटरनेशनल, है ना। वो अगर इंडिया में वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इंडिया में अगर कोई इनकम होती है, काव्या, हाँ काव्या ऐसरी है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एसोसिएशन की क्या इनकम होगी, अमाउंट गारंटीड टू बी पेड टू सच एसोसिएशन। भाई उस स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपने स्पोर्ट्समैन को परमिशन दी है कि तुम इस कंट्री में जाकर के खेल कूद मचाओ, तो उसके लिए कुछ गारंटीड अमाउंट होता है जो आपको स्पोर्ट्स एसोसिएशन को पे करना होता है, वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन की इनकम। और ये जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन है ये एनआर है। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी कोई एंटरटेनर, बिल्कुल, इनकम फ्रॉम परफॉर्मेंस इन इंडिया, आप इंडिया में कोई भी परफॉर्मेंस करते हो, आप इंडिया में
कोई भी परफॉर्मेंस करते हो और आप एक नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी जो भी इनकम है वो 115 बीबीए के अंदर टैक्सेबल होगी। अभी कितना ऊपर जो मेंशन है उस पे टैक्स लगेगा 20%, और जो भी बैलेंस इनकम है जो इधर ऊपर मेंशन नहीं करी ना उसके ऊपर नॉर्मल प्रोविजंस। मतलब जैसे मैच, रेफरी, एम्पायर, तो वो इनमें कवर नहीं होते तो उन पे नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे। यस जी, ठीक है। एक अच्छी बात कि इनको आरओआई नहीं फाइल करनी है अगर केवल डबल बी ए की इनकम है तो, क्योंकि इंडिया में केवल क्या करने आए हैं भाई, खेलने के लिए तो आए हैं, मनोरंजन तो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आए हैं, उसमें आप इनसे आरओआई की झंझट मत करवाओ। और टीडीएस कट चुका है तो टीडीएस की रेट ऑलरेडी हाई है, जियो और जीने दो। ठीक, अभी ये जितने भी हमने सेक्शंस पढ़े इन सब के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स क्या है? कोई एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी, चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, बेसिक एग्जेम्पशन यानी कि वो 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख नहीं मिलेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। और लास्ट सेक्शन जिसके साथ हमारा एनआर समाप्त होता है, स्टैट्यूटरी डीम्ड एजेंट ऑफ एनआर। कोई ऐसा पर्सन जो इन सब कैटेगरीज में आता है उसे एनआर का एजेंट मान लिया जाएगा। कौन है ऐसा पर्सन? इट मीन्स एनी पर्सन इन इंडिया हु इज एम्प्लॉयड बाय एनआर, हु हैज एनी बिजनेस कनेक्शन विद एनआर, या फिर थ्रू whom एनआर इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम, जिसके थ्रू एनआर को कोई इनकम हो रही है। कोई ऐसा बंदा जो इंडिया में एनआर ने एम्प्लॉय करा है, एनआर उसको उसका एम्प्लॉयर है, दूसरा एनआर से उसका बिजनेस कनेक्शन है, तीसरा उस पर्सन से एनआर को कोई इनकम हो रही है, चौथा ट्रस्टी ऑफ एनआर, और कोई भी पर्सन रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो जिसने कैपिटल असेट एक्वायर कर रखे हैं इंडिया में फ्रॉम सच एनआर। इस कैटेगरी के पर्सन को एनआर का एजेंट मान लिया जाता है। एजेंट मान करके टैक्स लग जाएगा उस पे उस अकॉर्डिंग। लास्ट वाला पर्सन ये बोलता है कि आप इंडिया में हो, भले ही आप रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, आपने किसी भी नॉन रेजिडेंट से इंडिया में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, कोई कैपिटल असेट एक्वायर करा है इंडिया में, खरीदा है, एक्वायर करा है नॉन रेजिडेंट से, आप नॉन रेजिडेंट से इंडिया में प्रॉपर्टी एक्वायर क्यों कर रहे हो? वो बाहर का इंसान, अब वो तो बोल देगा कि मैं तो नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरे को इंडिया में कोई इनकम नहीं हुई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसको पकड़ेगा उस एनआर की इंफॉर्मेशन के लिए? तुमको पकड़ेगा। इसीलिए तुमको उसने एजेंट मान लिया। अगर ये चीजें सही होती तो इधर इनको डीम्ड वर्ड लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, डीम्ड एजेंट। और क्योंकि अगर आप एजेंट होते हो तो आपका सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाता है ना इंडिया के अंदर। एजेंट के अंदर आपका सिग्निफिकेंस, इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला पॉइंट भी आ जाता है। बिल्कुल, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ठीक है, ये एनआर हो गया है, कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।